अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 हम कर रहे थे सेपरेबल इक्वेशन। इसके अंदर हम पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्लियरली शो हो रहा है कि भाई ये एक हमारे वाई की जो टर्म्स हैं वो बड़ी कोई लार्ज टाइप टर्म्स हैं। ठीक है, जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हमने सबसे पहले तो सेपरेबल फॉर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे, वाई क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और डी वाई के साथ नीचे आ जाएगा और डी एक्स को हम उस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर वाई क्यूब प्लस 2y, ठीक है, और डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 3x बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई कॉमन इंटू वाई स्क्र प्लस 2 इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इस तरह की हमारी फॉर्म बन जाएगी। जब ये हमारी इस तरह की फॉर्म बन जाती है ना, तो अब हमारे लिए सबसे जो मेन काम होगा वो काम क्या है कि हमने जो है वो एक ऐसी इक्वेशन अब बनानी है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा होगा, क्योंकि अब हमने सॉल्व करना है। इसके ऊपर हमारे पास जो लेफ्ट साइड है इस पे अलग पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, इस पर अलग पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। दोनों पर हमने सेपरेट सेपरेट पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने क्या यही काम किया है। तो आपके सामने ही है, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यही हुआ है। तो इन्होंने y को कॉमन निकाल लिया है, वाई स्क्र प्लस 2, और यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया, देन इंटीग्रेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दी पार्शियल फ्रैक्शन। जब हमने इसको बाय यूजिंग दी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो जब हम इस तरह का काम करेंगे ना तो इजीली हमारे लिए चीज जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, अब ना जो आपके पास आपके ये होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, इनके अंदर ना हमने जो भी हमारी टर्म होती है उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले एक्स वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी आसान है हमारी एक्स वाली टर्म। क्या थी, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या है, डी एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 3। ठीक हो गया। तो हम ना इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं डी एक्स की जगह लिखूंगी 1 ओवर एक्स प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। एक्स इंटू एक्स प्लस 3 को बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इक्वल आ गया ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स। आप इसको सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस 3 को जीरो पुट करेंगे तो एक्स आपके पास आ गया -3। अच्छा, अब ये जो -3 है इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वल हो गया ए इंटू -3 प्लस 3 प्लस बी इंटू -3। 1 इक्वल्स टू 0 - 3b। यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, -3। ठीक है, -3 हमें इसलिए वैल्यू मिली है क्योंकि आपके पास जो है ये -3 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से हम जो है एक्स को जीरो पुट करके अपनी इक्वेशन के अंदर एक्स को हम जीरो पुट कर लेते हैं। पुट एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन है 1 इंटू ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स। 1 इक्वल्स टू ए 0 + 3 प्लस बी इंटू 0। 1 इक्वल्स टू 3a प्लस 0 एंड a इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारे पास ए निकल आया, हमारे पास ए भी निकल आया और हमारे पास बी भी निकल आया। तो हम जो ये हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको यहाँ लिखते हैं 1/3x - 1/3x + 3। ठीक है, तो ये हमारी साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको y के लिए सॉल्व करते हैं जरा। अच्छा, y के लिए था dy/y इंटू वाई स्क्र प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको डी वाई की जगह 1 लेते हैं। तो 1/y इंटू वाई स्क्र प्लस 2 इक्वल होगा a ओवर y और प्लस by+c ओवर
y² + 2। ठीक है, जब आप y² + 2 इंटू वाई को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल हो जाएगा a × y² + 2 प्लस by + c इंटू वाई। अच्छा, अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास बनेगा 1 = a y² + 2a प्लस by² + cy। अब याद रखें ये एक ब्रैकेट है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करते हैं। जब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे, ठीक है, जब हम इसके अंदर कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वेशंस क्या बनेंगी देख लेते हैं। y² की सबसे पहले कंपेयर करते हैं। इसके अंदर आपके पास y वाली कोई टर्म नहीं है तो a = 0 आ जाएगा। y वाली टर्म करते हैं तो आपके पास c 0 आ जाएगा। और अगर हम b और ए बी वाली टर्म कर लें तो हमारे पास सॉरी, यहाँ पे y² वाली दो टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आएगा, इसको हम लें, तो ये आपके पास हो जाएगा a + b = 0। y वाली टर्म के लिए होगा c 0। और कांस्टेंट टर्म के लिए आपके पास 1 इक्वल हो जाएगा 2a के। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के लिए 1 इक्वल हो जाएगा 2a के। और जब 1 2a के इक्वल होगा तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और इधर से b इक्वल हो जाएगा -a के। और जब b - a के इक्वल होगा तो आपके पास b की वैल्यू हो गई -1/2। ठीक है, c 0 है। अब हमारी जो इक्वेशन है ये ऊपर ऊपर ये वाली, ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी, 1/y × y² + 2। ये इक्वल आ जाएगी, a की वैल्यू आई है आपके पास 1/2 y, और b की वैल्यू आई है -1/2। तो +-1/2 इंटू वाई, c 0 आया, y² + 2। आप इसको लिख सकते हैं 1/2y - 1/2, इसकी जगह y आ जाएगा, y² + 2। ठीक है। अच्छा, अब ना ये आपके पास मैंने dy/y² + 2 वाली की भी इक्वेशन निकाल दी और x वाली की भी निकाल दी। अब जरा हमने इसको चेक कर लेते हैं कि क्या बुक के अंदर भी उन्होंने इसको इसी तरह से निकाला है, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए और हम जो है मैच कर सकें। ठीक है, ओके। आप देखिए आपके पास क्या इक्वेशन बनी थी, आपके पास इक्वेशन बनी थी, यस यही बनी थी, 1/2 dy/y। और ये 1/2, ये देखें y/2 y² + 2, सेम यही इक्वेशन बनी थी। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन बनी थी सेम यही हमने बनाई थी, बिल्कुल यही वाली इक्वेशन हमारी बनी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसको इंटीग्रेट के लिए, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी थी, तो 1/2 कांस्टेंट है और ये जो 1/y है इसकी इंटीग्रेशन log y हो जाएगी। अच्छा, अब y² जो है, y² का जो डेरिवेटिव होता है ना वो आपके पास होता है, y² का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ y² इज 2y एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0। तो जब आप यहाँ पे y² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 2 आएगा, 2y आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये 1/2 log y - 1/4 log y² बनेगा। अच्छा, अब ना आपने क्या करना है कि एक्स वाली टर्म को चेक कर लेते हैं। जब आप एक्स वाली टर्म्स को चेक करते हैं तो वो हमें नजर आ रहा है कि जो एक्स वाली टर्म्स है ना वो हमारे पास बन रही हैं। एक्स वाली टर्म्स किधर हैं भाई, चेक कर लेते हैं जी। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पेज पर होंगी, 1/3x, ठीक है, और 1/3x + 3। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये देखिए ये 1/x था तो यहाँ 3x लिखा हुआ है, इट्स 1/x नॉट 3x। ठीक हो गया। और अच्छा, ये वैल्यूज उल्टी हैं ए और बी की, 1/3x, ए हमारे पास 1/3 आया था और बी हमारे पास -1/3 आया है।
तो ये आपके पास यहाँ पे सिंपल आपने इंटीग्रेशन कर दी है। तो 1/3 log x माइनस 1/3 log x+3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, कैसे आया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा देखिए, आपके पास ये दोनों टर्म्स हैं लॉग वाली, ठीक है, ये भी दोनों टर्म्स हैं लॉग वाली। अब हमारी प्रॉपर्टी थी, जो भी पावर में होता है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो पावर में आ जाएगा। ये 1/2 पावर में, ये 1/4 पावर में, ये 1/3 पावर में, ये 1/3 पावर में। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्शन किस में जाती है? डिवीजन में जाती है। देखेंगे डिवीजन में चली गई। सब्ट्रैक्शन कहाँ जाती है? डिवीजन में जाती है। एडिशन कहाँ जाती है? मल्टीप्लीकेशन में जाती है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में गई, देन ये आपके पास डिवीजन में चली गई। आपने बोथ साइड पर क्या लिया है? एंटी लॉग लिया है। जब आप बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा। ये आप y⁻² को स्क्वायर रूट y लिख सकते हैं। 1/4 एज इट इज आ गया, ये आपने ओवरऑल होल लिख दिया। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रही थी, तो दैट्स वाई मैंने आपको ये यहाँ पे डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमने वाई वाली टर्म्स को अलग करना था, एक्स वाली टर्म्स को अलग करना था। हमें नजर आ रहा है कि वाई वेरिएबल वाली तो कोई टर्म आ ही नहीं रही, तो हम इस पूरी की पूरी टर्म को यहाँ से उठा के इधर डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर, तो ये आपके पास पहले तो हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इस पूरी नेगेटिव हो जाएगी ना ये वहां पे आकर। फिर आपने क्या करना है? साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड कर दिया ना, ये इस तरह से हो गया। अब आपने याद करना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये बात आप लोगों को बार बार बताई जा रही है, तो आपने याद रखना है। तो वही काम हमारे साथ हुआ है। ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ऊपर मौजूद है, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस साइन एक्स मौजूद है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन लॉग में आ जाएगा। अब y1 की जो, अब देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो x का डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। ठीक है, ये आपने जो की पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। इस तरह से x की जगह y लिखा हुआ है तो सेम वही पैटर्न रहेगा। तो ये आपके पास देखेंगे, ये जो dy है बेसिकली ये 1 है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे y आएगा, और ये सारा का सारा लॉग में आ जाएगा। इस टर्म को इस साइड ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग लिया, जब आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग लेना है ना, तो ये लॉग ई वाई प्लस लॉग, अच्छा ये उसने पता क्या किया, उसने आपके लिए ना यहाँ पे लॉग एंटी लॉग लेने के बाद ना, जब हम ना एंटी लॉग लेते हैं ना, उससे पहले ही उसने हमारे टर्म को लिखा है। अब ना लॉग ई जो होता है ना, वो होता है 1। ठीक है, और अब भी हमने पढ़ा कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है ना, कि जो भी हम टर्म लिखते हैं वो पावर में आ जाती है। तो जो ये y है ना, इसके साथ तो 1 लिखा हुआ था, तो हमने उस 1 की जगह पे लिख दिया लॉग ई। तो ये जो y था ना, वो इसकी पावर में आ गया। ये क्या बन गया? लॉग ई पावर y। तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है। तो यहाँ पे जब हमने इन दोनों को प्लस किया है, तो हमें पता है प्लस जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। देन एंटी लॉग ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, बहुत सिंपल था, ये आप देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक तरफ एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स आ रही है और एक तरफ एक्सपोनेंशियल की पावर वाई आ रही है। तो हम कुछ भी कर लें, ये हमारे पास सेपरेट हो ही नहीं सकता। तो उसने लिख दिया इट इज नॉट सेपरेबल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 के साथ तो है, लेकिन वो इस वाई के साथ भी आ रहा है। हम डिवाइड करेंगे ना, प्रोडक्ट आ जाएगा। जब हम एक्सपोनेंशियल को यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसको ई रेज टू पावर माइनस वाई तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। जब आप ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड करेंगे ना, तो ये इसके साथ, अब हम कुछ भी कर लेना, ये खत्म नहीं हो सकता। ई रेज टू पावर वाई खत्म करके आपके पास जो है वो नॉट सेपरेबल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी। अच्छा, फिर आपने, मैंने आपको बताया था पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैंने आपको 9.2 के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन का पार्ट 1 मैंने आपको इसी का करवाया है। इसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी ना, उसको हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर यू कहेंगे। ठीक है, तो आपने, हमने जो कल क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8 था, उसके अंदर जो है उसने जी स्केयर कहा था, यहाँ पे उसने जी कहा हुआ है। आपने पावर को ही लेट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। देन हमने इसकी डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपके सामने ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड बन चुकी है। इस पूरी साइड की जगह पे आप डी जी ओवर डी एक्स पुट कर देंगे, ये एक्स एज इट इज आ जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस जी आ जाएगा।
ठीक है, ये आपके सामने डी जी ओवर डी एक्स एक्स इंटू ई रेज टू पावर जी। अच्छा, अब ना आपने क्या करना है, अगेन सेपरेबल फॉर्म बनानी है। जब आपने सेपरेबल फॉर्म बनानी होती है ना, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए जी वाली टर्म्स को अलग करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को अलग करेंगे। ये जो ई रेज टू पावर जी है ना, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब ये था ई रेज टू पावर माइनस जी। ठीक है, तो जब ये डिवाइड हुआ तो ये डी जी ओवर ई रेज टू पावर माइनस जी बना। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये ई रेज टू पावर जी हो जाएगा। तो दैट्स वाई जब आपकी फॉर्म बनी हुई है ना, वो लिखी हुई है ई रेज टू पावर जी इंटू डी जी। ठीक है, तो ये ई रेज टू पावर जी इंटू डी जी, हमें पता है एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। इस पे पावर रूल लग गया है। एक्स की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वाई, वो हमने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, बोथ साइड पे लॉग लिया है। हमें पता है कि जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जब हम बोथ साइड पे लॉग लेंगे, लॉग ई पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लॉग का पावर रूल होता है कि जो पावर होती है वो पहले भी आ सकती है, और जो अगर पहले कोई टर्म लिखी हुई है उसे पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई हो जाएगा। और लॉग ई आपको पता है कि 1 होता है, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो ये आपके पास ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई है, उसको उन्होंने सिंपल एक्स प्लस वाई ले दिया। क्यों ले दिया? क्योंकि आपके पास जो है, उन्होंने क्या किया है, इस स्टेप के अंदर बोथ साइड पर लॉग ले लिया। ठीक है, जब लॉग ले लिया तो आपके पास ये वाला एक्स इस साइड पे आ जाएगा, और ये आपके पास आपका सोल्यूशन बाय निकल आएगा। तो आपने इन चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको आसानी हो करने के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इजीली हो जाएगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई। वाई वाली टर्म्स ऑलरेडी सेपरेट है। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, वाई आ रहा है। तो हमें पता है बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं, हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर वाई। ये जो ई रेज टू पावर वाई था, मैंने इसको बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है ना, उसका डेरिवेटिव हमने चेक करना होता है। पावर है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, 2 से देखेंगे, जैसे कि उसने किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगी, क्योंकि उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है, ये पावर है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ ही मौजूद है। जब इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही हो जाएगी। अच्छा, अब जो ये वाला है ना, इस पे आपके पास लगा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, अब ये क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है? अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, इसके अंदर भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाई और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट आ गया है। जब इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो रूल लगता है आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट रूल क्या कहता है कि पहले आपके पास जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन आएगा, देन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। देखें, पहले नंबर पे आना चाहिए अलजेब्राइक फंक्शन, देन आपके पास आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये पैटर्न ठीक है, दिस वन इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज योर सेकंड फंक्शन। कैसे करते हैं? अच्छा, अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्या होता था आइलेट रूल के अंदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और सॉरी, वो तो डेरिवेटिव के अंदर होता था, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे हम इसको इंटीग्रेट करते थे। लिख कर देख लेते हैं फिर भी, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, साइड पे चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा y है, वो एज इट इज, और इंटीग्रेशन होगी सेकंड फंक्शन की e रेज टू पावर माइनस वाई, और साथ में है dy माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ओवरऑल की अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, तो ये आपके सामने ये y जो है वो एज इट इज आ गया, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होती है, पावर का डेरिवेटिव -1 होता है, ये माइनस लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, ये वाला माइनस, ये रहा, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है। और जब ये वाला माइनस है, वो -1 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली उसने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ये -1 उसने स्टार्ट में ही कॉमन निकाल लिया आपके लिए, मतलब -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, तो आप सिंपली वे के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं इसको आपको जो है वो फॉर्म बताती हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगी कैसे है, ताकि हमें करने में थोड़ी समझ आए। अच्छा, समझते हैं जरा इसको। थोड़ी सी जगह बना लेना, फिर करते हैं।
आपके पास है y इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन आया, ओवरऑल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, फिर उसके बाद y एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली, और पावर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, माइनस वन आ जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस वाई, और पावर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, और साथ में आ जाएगा dy। तो ये बन गया माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई, ये वाला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस वाई dy। और ये आपके पास बनेगा माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई, और ये पावर का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सी होता है। ठीक है, ये आप देख लें, मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताई है। ठीक है, अच्छा अब ना ये देखें कि ये आपके पास लिखा हुआ है माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी। सेम एज इट इज आपके पास यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये देखें, ये रही, जो मैंने आपको बना के दी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। जब आप इसको, ये वाला टू को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो ये आपके पास ये टू मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, 2x कॉस वाई इंटू डी एक्स, इसके अंदर ये कॉस वाई वाली टर्म वाई वाली है, प्लस एक्स स्क्र सेकेंड वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो वाई वाली है। सबसे पहले हमने डी एक्स और डी वाई को सेपरेट किया इस तरह से। जब हम इसको इस साइड लेकर आएंगे ना, बेसिकली यहाँ आएगा माइनस का साइन, तो जब हमारे पास माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये साइन वाली टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो सेकेंड वाली टर्म है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइन वाई माइनस सेकेंड वाई हो गया। अब ये तो सारी की सारी वाई वाली टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, और कॉस वाई को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। साइन ओवर कॉस टेन होता है। ठीक है, सीकेंड को कहते हैं वन ओवर कॉस, तो जब आपके पास कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और हमारे पास ये वन ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, टेन वाई होता है साइन वाई ओवर कॉस वाई। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमारे पास जो सीकेंड वाई है ना, उसको हम कहते हैं वन बाय कॉस वाई। तो जब आप सीकेंड को ही वन बाय कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सीकेंड वाई डॉट वन बाय कॉस वाई, तो ये वन नहीं होगा बल्कि ये सीकेंड स्क्वायर वाई बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी, वरना तो क्वेश्चन छोटा सा आपको नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, ऊपर ही पड़ा हुआ है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा। पावर जो है वो स्टार्ट में लाना चाहते हैं तो ले आएंगे, टू लॉग एक्स बन जाएगा। टेन वाई की इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड वाई भी होती है, माइनस लॉग कॉस वाई भी होती है, जो मर्जी पुट कर लें वो आपके पास आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन टेन वाई होती है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना सा था, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें जो है वो कंडीशन दी हुई है, और हमें जस्ट वन कंडीशन दी गई है। इसका मतलब है यहाँ से हमारे इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा इसको सेपरेट ही करना है। वन पॉइंट दिया हुआ है तो इनिशियल कंडीशन है, वाई माइनस वन के साथ डी वाई है, टू हो ना हो एक ही बात है, और ये आपके पास जो है वो आपकी एक्स ऑलरेडी सेपरेबल है, हमें इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप होता है सेपरेबल, सेकेंड स्टेप होता है इंटीग्रेट। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी। वाई के ऊपर आपके पास आपका पावर रूल लगेगा। आप चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको वाई माइनस वन होल स्क्वायर ओवर टू भी लिख सकते हैं, और साथ में टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास वाई माइनस वन होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इन्होंने इस पे पावर रूल लगाया हुआ है, मतलब वाई के ऊपर अलग लगाया हुआ है, वन की इंटीग्रेशन वाई लिखी हुई है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये थ्री एक्स स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन थ्री एक्स क्यूब बाय थ्री होगी, थ्री थ्री से कैंसिल। ठीक है, इसी तरह से फोर एक्स की इंटीग्रेशन फोर एक्स स्क्वायर बाय टू होगी, टू टू द फोर, टू की इंटीग्रेशन टू एक्स होगी, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको, देखिए मेरा काम है आपको ऑप्शंस बताना कि और कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको कंडीशन दी गई थी जिससे आप कह रहे थे कि भाई ये आप लोगों की इनिशियल कंडीशन है, वो कंडीशन आपको दी गई थी y ऑफ 0 इक्वल है -1 के। इसका मतलब क्या था कि आपको x की वैल्यू 0 दी हुई है और y की वैल्यू -1 दी हुई है। ठीक है। तो आपने क्या करना था, आपने जो है यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करनी है। ये जो आपके पास y² - 2y है, इसके अंदर आप -1 पुट करेंगे। तो जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 बन जाएगा। ठीक है, -2 और y की वैल्यू थी -1, +2 हो जाएगा। और x आपके पास 0 है तो ये 0 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, +c है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे टर्म मैं जरा यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये हो जाएगा 1 + 2 = 0 को 0 में ऐड करें तो यही बनता है। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 3। अगर आप देखें तो आपको उन्होंने भी सी की वैल्यू 3 ही निकाल के दी है। आपने अपनी इक्वेशन के अंदर जाकर सी की वैल्यू 3 पुट कर दी। ठीक है। अच्छा, अब ना सिंपलीफाई करने के लिए, जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप y - 1 होल स्क्वायर लिखते तो आप उसे ओपन करते। तो उसने y - 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में आंसर देने के लिए क्या किया है, 1 को बोथ साइड पे ऐड कर दिया। आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर आप वो जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा कुछ एक्स्ट्रा है। ओके, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया एंड देन y की वैल्यू निकाल ली है। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, तो आपने जो है ना इसका ख्याल रखना है। ठीक है। और जो है ना वो कहता है कि एट द एंड पे जो उसने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, इस स्टेटमेंट का भी जरा मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें ना तो इसके अंदर वही काम हुआ है कि हमने क्या किया है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया है, y को इस साइड लेकर आए हैं। अब वो कहते हैं इट इज सेटिस्फाइड बाय x = 0 एंड y = -1। मीन्स के जैसे ही आप इसमें 0 पुट करते हैं ना, हमने मैंने आपको मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड करना है, y फाइंड करना है, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन के लिए y चाहिए होगा। तो ये वही चीज है। जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 2। तो ये 1 - 2 आपके पास -1 बनता है। तो वो कहते हैं आपके पास जो फाइनल आपने y की वैल्यू निकालनी है ना, वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और यस, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। ये एक वेरिफिकेशन है। ठीक है, ऊपर तक भी कर देंगे ठीक है, लेकिन वेरी बेस्ट क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से कह रही हूँ कि आप वाई फाइंड करें चाहे इन्होंने किया या नहीं किया। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अगर आप देखें तो y² + 4 डिवाइड हो जाएगा और x² + 5x + 6 जो है वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। एक ही कंडीशन है, y(1 = 2)। तो वो कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एट द एंड, सेपरेबल और इंटीग्रेट करने के बाद। सबसे पहला स्टेप है हमने सेपरेबल किया, सेकेंड स्टेप है हमने इंटीग्रेशन की। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के अंदर x² की इंटीग्रेशन तो 2x होती है, यहाँ 3x लिखा हुआ है। 5x की इंटीग्रेशन 5 होती है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 to the 6। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बनता है। तो आप इसको लिख सकते हैं x + 5, सॉरी x + 2 और x + 3। ये आपके दो फैक्टर्स बनते हैं, इस पे भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। सेकंड केस पर आते हैं, 4y/y² + 4 है। y² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2y होता है। तो हमने इस 2 को यहाँ निकाल लिया, ये लॉग में चला जाएगा, लेकिन ये लॉग में नहीं जाएगा, इस पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। यस, पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाई हुई है, क्योंकि इस पे जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ना, उस केस में तो आपके फैक्टर्स ही बनने होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो एक दफा आप ए के साथ लिखेंगे लीनियर फैक्टर x + 2, एक दफा बी के साथ लिखेंगे। यहाँ पे आप एक दफा x + 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 होगी, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे a आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, एक दफा आप x + 3 को 0 पुट करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू -3 मिलेगी, वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे आपको b की वैल्यू 1 मिल जाएगी।
आप ये वैल्यूज अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो ये 2/x+2 और 1/x+3। आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, टू कांस्टेंट है तो ये लॉग के अंदर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 2 log x+2 प्लस log x+3। अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप चाहें तो इसको पावर में भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे जाके भी उसने यही काम करना है। अच्छा, मेन टारगेट वही है कि हम देखिए सेपरेबल के हम 17-18 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, तो आपने समझ लेना है। ये हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी, जैसे कि मैंने कहा था कि आप 2 जो है उसको पावर में लेके जा सकते हैं, तो इसने भी यही किया कि 2 को पावर में लेके आए। जब ये इस 2 को इस पावर में ले आया है, log x+3, ये वाला 2 भी पावर में चला गया है। अब आपको पता है कि जो कांस्टेंट है वो लॉग में आएगा। अब जो एडिशन है वो प्रोडक्ट में जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने से लॉग खत्म हो जाएगा। यहाँ से अब आपने y निकालना है। ठीक है, तो y निकालने के लिए वो हम जब c निकाल लेंगे तो y निकालेंगे। हमारे पास y की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 1+2 का स्केयर मतलब 3 का स्केयर 9 होता है, और 9 को जब आप 1+3 4 होता है, 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे c है, c हमने फाइंड करना है, और साथ में है y स्केयर होता है, y उसने 2 दिया हुआ है तो y का स्केयर है 4। 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, और 8 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 64। अच्छा, तो देखिए इसके अंदर, अच्छा अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये 36, 9 4 the 36, एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 होगा, सेम उसी तरह से ही लिखा हुआ। तो ये 9/16 आपकी सी की वैल्यू आ गई, आप ये वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल, उन्होंने इस केस के अंदर वाई नहीं निकाला हुआ क्योंकि वाई का स्केयर है और फिर उसकी पावर है। तो आप ना देख लेना कि जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होंगी वहां पे आप सिंपल इक्वेशन भी बना देंगे तो ओके। तो ये आपके लिए जो है वो मस्ट नहीं है कि आपने वाई ही निकालना है, लेकिन अभी अभी भी आप चेक करें कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। जो उन्होंने कंडीशन दी थी, एक्स को 1 पुट करें, वाई को 2 पुट करें, चेक करें कि क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि आपके जो है यहाँ तक ओके है। और अगर आपसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता, 18 19 20 जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप इसको करें, और अगर नहीं होता तो आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आप मुझे पूछिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूंगी। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसीलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोग जो है वो हर पॉइंट को समझें। और अब ये 3 क्वेश्चन जो है वो अब आप लोगों ने खुद कर